नाजरीन आदाब। कारवानी शऊर की आज की किस्त में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि शऊर ही वो सिलसिला है जो इंसान को दूसरे सिलसिलों से मिलाता है या उन सिलसिलों से अलग करता है। कारवानी शऊर इंसान की रहनुमाई भी करता है, अपने साथ भी ले चलता है और मंजिल तक भी पहुंचा देता है। शऊर ही ने इंसान को एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक, ज़मीन से सितारों तक, सितारों से सयारों तक कहाँ कहाँ की सैर नहीं कराई। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा करेंगी वह हैं डॉक्टर नुसरत जहाँ साहिबा, और आज के ख़ास मेहमान जो हमारे इस प्रोग्राम के हैं उनका ताल्लुक़ एक ऐसी सरज़मीन से है जिनका न सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ जहाँ के लोगों का इन्हें बड़ा ताल्लुक़ रहा है, और फिर उर्दू की तरवीज और तरक्की में भी वो जगह बहुत अहम और नुमायाँ काम करती रही है। मेरी मुराद मेरठ से है। जंग आज़ादी का सिलसिला जो है वो हमारे यहाँ वहीं से शुरू हुआ। मेरे ख़्याल से आपसे सबसे पहला सवाल जो मुझे पूछना चाहिए, क्योंकि आपने बिल्कुल उस पूरे शुमाली ख़ित्ते की सैर न सिर्फ सैर की है बल्कि आपकी तालीमी सरगर्मियाँ भी जुड़ी रहीं और आपकी ज़हनी तरबियत के साथ साथ आपकी शायरी की भी तरबियत वहीं से हुई। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी इस जो आपकी ज़हनी तरबियत के दाखिली और ख़ारजी सरचश्मे हैं, इनकी नशो नुमा में किन लोगों का साथ रहा और किस तरह आपकी आबियारी होती रही? तो आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया कि मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से कोटा, अजमेर, उदयपुर, ये सारे शुमाली हिंदुस्तान का सफ़र है। जी जी। और आपने यूँ कहिए कि मेरे अंदर एक हिजानी सी कैफियत पैदा कर दी आपके इस सवाल की वजह से। मैं अपने वालिद के साथ सुबह की सैर पे जाया करता था। मेरे वालिद फ़ारसी के उस्ताद थे और बड़ा सुथरा ज़ौक़ रखते थे ज़बान व अदब का। बाकायदा शायर नहीं थे लेकिन बड़ा सुथरा ज़ौक़ था उनका। तो अक्सर में हमारा गुज़र जो था उस मुस्तफ़ा कैसल के सामने से हुआ करता था, जो हमारे बचपन में नवाब इस्माइल ख़ान की कोठी के नाम से मशहूर थी। लेकिन ये जो महल था ये नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का था। और जब हम 10वीं 11वीं की जमात में आए तो हम इस मैदान में क्रिकेट खेला करते थे और मेरे साथी क्रिकेट खेलते थे और मैं बैठा हुआ उनकी किट के पास ये सोचा करता था कि ये वो हवेली है, ये वो महल है जहाँ मिर्ज़ा गालिब शेफ्ता रहते थे, मिर्ज़ा गालिब यहाँ आते थे और उनके मुताबिक खतूत में। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा कोई ना कोई ज़हनी रिश्ता इन तमाम तर लोगों से जुड़ गया। तो एक माहौल था पूरा का पूरा। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई देखिए ज़माना तो तग़य्युर पज़ीर है, हर ज़माने में हालात बदलते रहते हैं। तो जो गालिब के ज़माने में मेरठ रहा होगा जाहिर सी बात है वो मेरठ हमारे ज़माने में, हमारे बचपन में नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने देखा कि फिर भी बहुत सारी कदरें थीं जो वहाँ पर उस ज़माने में भी बाकी थीं। और उसी ज़माने में अमीरुल्लाह खान शाहीन जैसी नस्र की बड़ी शख्सियत वहाँ मौजूद थी, जो मेरठ की बोली ठोली में बिल्कुल अपनी तहक़ीक़ और तनक़ीद पेश करते थे। और आपको ताज्जुब होगा कि उनकी जो किताब असालिब नस्र है वो उर्दू की उन बड़ी किताबों में शुमार होती है, चंद किताबों में जो उसूलियात पे। बेशक बेशक डॉक्टर साहब आपने वजह फरमाया की ज़बान के बारे में जो उसमें बयान किया गया है। जी जी जी। तो वो तो बिल्कुल एक हमारे तालिब इल्मों को राह दिखाने और नस्र की सही नुमाइंदगी की बात है। उसलूबियात पर किताबें हैं, एक ज़ोर साहब ने काम किया था एक बार, उसके बाद आबिद अली आबिद ने, फिर अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब की किताब है। और अब उसके असालिब नस्र के हवाले से जब भी गुफ्तगू होती है तो मेरी खुशकिस्मती है डॉक्टर साहब के मुझे इन तीनों असददा से, अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब से भी मेरठ में, और हफीज़ मेहटी साहब से, बशीर बट साहब से, और कभी कभी अगर इसमें मैंने अपने पेशलफ्ज़ में लिखा भी अपने शरी मजमूए के कि मैंने इंसानियत का सबक हफीज़ मेहटी साहब से पढ़ा और ज़िंदगी जीने का सलीक़ा मैंने बशीर बद्र से सीखा। बशीर साहब के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं लेकिन बहैसियत उस्ताद वो बेपनाह
मुखलिस इंसान थे, जिसे जिंदगी करना कहते हैं। ज़िंदगी करना है, ज़िंदगी का जो सबक है, जी जी, यानी कि जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ज़िंदगी करना जो है वो मैंने बशीबद साहब से सीखा। बहुत अच्छी बात और है। ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर किस तरह सब्र आज़मा लम्हात के अंदर आप किस तरह अपने आप को जोड़े रख सकते हैं, वो मैंने डॉक्टर अमीरुल्लाह खान शाहीन से सीखा। वो तो आपकी सरजमीन ही आपको बता रही थी कि आप किस तरह से आप जयाले हैं और वहाँ से, लेकिन मेरठ से दिल्ली तक आने के क्या असबाब थे कि आपने मेरठ भाई जहाँ पर आपको ऐसे लोगों की सरपरस्ती हासिल हुई, जहाँ आपकी बाकायदा जहनी नशोनुमा होती रही और आपने एक वहाँ मकाम भी हासिल कर लिया था, लेकिन फिर दिल्ली तक आने की भाई हुआ ये असल में कि आप तारीख उठा के देख लीजिए अदब की, चाहे मौला बख्श कलक हों, चाहे कोई, इसलिए कि दिल्ली जो है बिल्कुल मेरठ उसके मदाफात में है एक तरह से, इसलिए कि अच्छा ये जो आसपास के शहर होते हैं इनका एक क्राइसिस भी होता है कि जहानतें जो हैं आमतौर से वो राजधानी की तरफ चली जाती हैं, हाँ मुंतकिल हो जाती हैं। ज़्यादातर लोगों ने उस ज़माने में ये किया कि भाई दिल्ली करीब है, रोज़गार के वसाइल हैं बहुत ज़्यादा। अब उसमें ये था कि मुझे MA के बाद तहकीक PhD के लिए मकाला लिखना था, तो मेरे सामने मसला था तो मैं क्या करूं। अच्छा, अमीरुल्लाह खान शाहीन साहब के जो उस्ताद थे कमर रईस साहब थे, और कमर रईस साहब की, और मैंने अपने घर के अंदर सागर साहब की शख्सियत के बारे में, उनके तर्ज अदा के बारे में, उनके शेर पढ़ने के अंदाज के बारे में सागर निज़ामी साहब से आपने उन पर रिसर्च भी मैंने तहकीक किया, और कमर साहब चाहते थे कि मेरी निगरानी में ये काम हो, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भाई अमीरुल्लाह खान मौजूद हैं, तुम ऐसा करो मैं तुम्हारा एक्सटर्नल गाइड बन जाता हूँ, और अमीरुल्लाह खान शाहीन जो हैं वो मकामी गाइड रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद तरक्की पसंद शायरों से जुड़े रहने के बावजूद आपकी शायरी में तरक्की पसंदी का वो रवैया जो है वो नज़र नहीं आता। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है, और इसको कई मरतबा इसका मुझसे पूछा भी गया है इस सवाल। नहीं, देखिए बुनियादी तौर से तो मेरा मानना यह है कि हर आदमी तरक्की पसंद होता है, तनज़ुल पसंद तो कोई नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरी शायरी, इसलिए कि देखिए शायरी के ट्रेंड भी थे भाई। अब अगर तरक्की पसंदी इसी का नाम है कि बस मजदूर की बात है, रोटी की बात है, तो मेरे ख्याल से फिर उसको नारेबाजी कह लेना ज़्यादा मुनासिब होगा, शायरी नहीं। बिल्कुल जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं कि 30 बरस पहले जब हम लोगों ने लिखना पढ़ना 40 बरस शुरू किया था, तो हमारे मुशायरे में और हमारी किताब की शायरी में कोई फ़र्क नहीं होता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं हमारी मुशायरे की शायरी हमारी किताब की शायरी से बिल्कुल अलग होती जा रही है। तो क्या हम कहेंगे क्या उसे शायरी ना माने, हम ऐसा न माने? लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में सारे बड़े शायर, क्योंकि हमारे तो मुशायरे की रिवायत थी पूरी की पूरी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मेरे यहाँ तरक्की पसंदी के अनासिर नहीं हैं। तरक्की, मैं जहनी तौर से हमेशा तरक्की पसंद रहा, और देखिए अब ये तो वक्त आखिरी वक्त में अब ईमान बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो आप क्या है, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान, वो वाली बात नहीं है अब क्या, अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी बात से भी, लेकिन ये है कि मैं जहनी तौर से हमेशा तरक्की पसंद था, और मैं आज भी तरक्की पसंद हूँ, और उसके निशानात मेरी शायरी में मौजूद हैं। असल में इनका मकसद जो है वो देखिए, जैसा कि आपने फरमाया फारूक साहब कि हर आदमी तरक्की पसंद होता है। इब्न गालिब को अगर अपने ज़माने में देखेंगे तरक्की पसंद नज़र आएंगे, उनके आगे उनके बाद जो लोग आए तो धीरे धीरे इसी तरह से, या मज़ामीन को लोग तरक्की देते रहे और कहाँ से कहाँ पहुँचाया, तशबीहात में तरक्की वो करते गए और उसको ज़ाहिर करते गए। अलबत्ता एक चीज़ है कि जो बाज़ लोगों में वो एक बीच में वो एक ट्रेंड जो पैदा होता है, और उस रुझान से क्या होता है, एक तरह की वो नारेबाजी जिसको आपने कहा, असल में तरक्की पसंदी को अजीब तरह से लोग सिर्फ मार्क्सिज्म से जोड़ते हैं। तो उस वजह से वो लोगों को परेशानी होती है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं है। हकीकत यह है कि आप देखिए इकबाल इस्लामिक फ़लसफ़े से मुतासिर, आप फैज़ को लीजिए, फैज़ MA अरबी में, फैज़ ने दरस हदीस भी दिया कहाँ, इसमें जेल में, लेकिन उसके यहाँ भी कुछ नज़में ऐसी हैं। असल में एक बात हो गई एक ज़माने में, अब देखिए ये ऐन इस्लामी है, ऐन हिंदूमत है, ये ईसाइयत है कि मज़दूर के साथ हमदर्दी रखो, मजलूम के साथ हमदर्दी रखो, और किसी से काम लो तो उसको अपनी उजरत दे दो। अब अगर मार्क्सिज्म में भी ये है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हर आदमी उसी से मुतासिर है। आपने बहुत उम्दा बात कही डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो इस तरह से ही वो मिसइंटरप्रेट करते हैं लोग। नहीं, अब देखिए ना, देखिए फिर ये सिर्फ ये है कि फिर आप सिर्फ नारेबाजी करके रोटी का जिक्र करते रहे, ये करते हैं, उससे मसाइल नहीं। ये पूरी सोसाइटी एक कंपोजिट सोसाइटी है, नहीं रहती, शायरी नहीं रहती, रिपोर्टिंग हो जाती है। बहुत
सारी बातें इनसे करना चाहेंगे अभी, लेकिन हमें लगता है कि हमने मेरठ का भी जिक्र किया और अदबी शख्सियात का भी जिक्र किया, तो इन्हें क्यों ना उस मेरठ की सरजमी के उस शायर के बारे में, हाँ, मैंने जिन्होंने इब्तिदा में जिक्र जिक्र किया था उसकी मैंने। वो नज़्म इन्हें सुनाए, जिसका शायद उर्दू का बच्चा जानता होगा और उसने पढ़ा भी होगा। ऐसी नज़्म जिसके बगैर शायद हमारे बच्चों की नज़्मों का इंतखाब ही आपकी मुराद इस्माइल मेरठी से है। जी जी बिल्कुल। यानी मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा उर्दू का तालिब इल्म नहीं होगा कि जिसने शुरुआत वहाँ से नहीं की, बिल्कुल उर्दू की जिससे वो नज़्म याद न कराई गई हो, रब का शुक्र अदा कर बाई जिसने हमारी गाय बनाई। और इसमें यानी कई चीज़ें हैं, इन वे ये साइंटिफिक पोएम भी है, एक सूरत में ये तखय्युल का भी इसमें दाखिल है, इमेजिनेशन का भी, और फिर ज़बान तो सिखाई है। ऐसा मुनासिब रहेगा कि हम इन बच्चों से कहें ये बच्चे इस नज़्म को पेश करें, इस्माइल मेरठी की नज़्म। नाज़रीन भी मुलाहजा करेंगे, आप भी समाअत हमारे फरमाएं। बच्चे ही आपको ये नज़्म सुना रहे हैं, आप इसे गौर से मेरे लिए बड़ी मसरत की बात है कि इस्माइल मेरठी साहब से की वो नज़्म यहाँ पेश की जा रही है, मुलाहजा कीजिए। जी जी। वाह क्या बात है, देखिए कितने क्या बात मासूम है। अरे बच्चे। बस देखिए ना अरे वो और- तखल्लुस जो है, हाँ। दास गुप्ता का एक जुमला है जी, जी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी जी में जी जी कि सेज कैसे सोचता है और क्या कहता है वो
A rough red cow gives soft white milk. तो ये जो घास और जंगल और गाय और उसकी वो रेडनेस बिल्कुल। और क्या क्या, फिर वो दूध, अच्छा फिर वो मक्खन और क्या क्या, नहीं वो कितना उम्दा शेर है उसमें। अभी आपने देखा हाँ, कि कि खाक से उसने सबसे दूध दही और मट्ठा मस्का मट्ठा मस जी। अच्छा देना जबान खुदा तो देखिए, किसके बस का। जबान जरा देखिए, देखिए जबान का बिल्कुल, तखलीका ज़बान कमाल का है। देखिए, और देना बच्चों खुदा में तो एक किसके जोश बस सा का। जी, पैदा हो जी। जाता है एक लड़की कि बगाड़ती है दाल, रोज जरा की सोचिए देखी हुई कैसी उम्दा कैफियत उम्दा रहती है। नज़र। और हर आदमी की नक्श इब्तदा- नक्श नक्श है जहनों पर, बेशक। जिन्होंने उर्दू पढ़ी जी। है। ज़ाहिर कि बचपन में जो चीज़ याद हो गई वो तो बुढ़ापे तक वो नहीं छूटती। तो फारूक साहब देखिए, मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से कोटा, कोटा से उदयपुर, उदयपुर का मामला ये है कि एक झील के इर्द गिर्द जी। उदयपुर आबाद है, जंगल भी हैं, राजस्थान की गर्मी भी है, और उस पानी की वो जो लहरें हैं वो भी ये नहीं याद दिलाती। वहाँ पानी में आपको महल मिलेंगे, और फिर राणा प्रताप का इलाका। मुझे लगता है कि वहाँ पहुँच के आपकी शायरी में कुछ जलाल कुछ जमाल और ज़्यादा आ गया होगा। हाँ बिल्कुल। आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, आप नाजरीन को इनसे बिल्कुल। कुछ सुनवाइए इनकी ज़बान से। नाज़रीन, हम आपको फारूक बख्शी साहब से उनकी एक गज़ल सुनवाते हैं। मतलब मुलाहिजा कर लें तो जी। देखिए कि ये सौदा इश्क का आसान सा है, ये सौदा इश्क का आसान सा है, ये सौदा इश्क का आसान आसान सा है, जरा बस जान का नुकसान सा है। वाह 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 आदाब। वाह। ये सौदा इश्क का आसान आसान सा है, ज़रा बस जान का नुकसान सा है। और इसके है कि खुदा इसको ज़माने से बचाए, खुदा इसको ज़माने से बचाए। खुदा इसको ज़माने से बचाए, अभी ये आदमी इंसान सा वाह है। वाह वाह, बहुत अच्छे, खुदा बहुत इसको अच्छे, ज़माने बहुत से बात है। हाँ, बचाए, अभी ये आदमी इंसान इंसान सा सा है। वो हवेली जगमगा उठी है दिल की, हवेली जगमगा उठी है जगमगा दिल की। उठी है दिल की, तेरे आने का कुछ इम्कान सा है। वाह, हवेली जगमगा उठी है दिल की, तेरे आने का का कुछ इम्कान सा है। इम्कान सा है। और तुम्हारी याद तन्हाई उदासी, तुम्हारी याद तन्हाई उदासी, गजल कहने का सब सामान सा है। वाह वाह वाह, गजल कहने का सब सामान सा है। नहीं मुमकिन उसे अब भूल पाना, नहीं मुमकिन उसे अब भूल पाना। कहीं जाऊं उसी का ध्यान सा है। वाह वाह वाह, कहीं जाऊं उसी का ध्यान सा है। और आपने किसी तरफ इशारा किया था वो, अब जाहिर सी बात है गज़ल मेरे नज़दीक तो इश्तिहारों की और इशारों की ज़बान है, किनायों की इजहार करती है। वो कहा कि भरी बस्ती में सब खामोश क्यों हैं, भरी बस्ती में सब खामोश क्यों हैं, ये सन्नाटा तो कब्रिस्तान सा है। बहुत ही करंट उन्वान है। नहीं चलिए अब एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ। आपने सारे सफ़र का जिक्र किया, मेरठ से राजस्थान तक के सफ़र का, एक छोटी सी नज़्म है, वो बस्ती। मुलाहिजा करें, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर कंपोजिट कल्चर के साथ ज़िंदा रहा, वही मेरा नुक्ता नज़र है। और मैं उसे ज़बानी नहीं कहता, बल्कि वैसी ज़िंदगी में जीता भी हूँ। कहा कि वो बस्ती याद आती है, वो चेहरे याद आते हैं, वो बस्ती याद आती है, वो बस्ती याद आती है, वो चेहरे याद आते हैं। वहाँ गुजरा हुआ एक एक पल यूं जगमगाता है, अंधेरी रात में ऊंचे कलश मंदिर के जैसे झिलमिलाते हैं। वो बस्ती याद आती है, वो चेहरे याद आते हैं। वहाँ गुजरा हुआ एक एक पल यूं जगमगाता है, अंधेरी रात में ऊंचे कलश मंदिर के जैसे झिलमिलाते हैं। वहाँ बस्ती के उस कोने में वो छोटी सी एक मस्जिद, वहाँ बस्ती के उस कोने में वो एक छोटी सी एक मस्जिद, निशान जिसके सहन में मेरे अजदाद की पेशानियों के सब हैं। वहाँ बस्ती के उस कोने में वो छोटी सी एक मस्जिद, निशान जिसके सहन में मेरे अजदाद की पेशानियों के सब हैं अब तक। उसी के पास थोड़ी दूर पर बहती हुई गंगा मुझे अब भी बुलाती है। उसी के पास थोड़ी दूर पर बहती हुई गंगा मुझे अब भी बुलाती है। वो गंगा जिसका पानी मेरी रग रग में लहू बनकर हुमकता है। वो गंगा जिसका पानी मेरी रग रग में लहू बनकर हुमकता है, मुझे अब भी बुलाता है। वो बस्ती याद आती है, वो चेहरे याद आते हैं। बहुत अच्छे। और फिर फारूक साहब, आप हमें ये बताएं, आपके 3 शेरी मजमूए आए हैं। एक तो देवनागरी में आपका पलकों के साए में, दूसरे 2 शेरी मजमूए उदास लम्हों
का मौसम, उदास उदास लम्हों के मौसम, और वो चांद चेहरा सी एक लड़की, ये दोनों ये वो चांद चेहरा सी एक लड़की, इसका उन्वान एक तो फ़ौरन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। उसमें वजह इसके पीछे क्या वाकई कुछ ऐसी कैफियत भी है? देखिए, शायर को जो है वो नस्र में गुफ्तगू इतनी ही करनी चाहिए जितनी ज़रूरी हो। नहीं, और ये भी तो ख्याल करना है कि अल्लाह को तो एक रोज़ मुंह दिखाना है, घर तो रोज़ ही जाना है। तो उसकी वजाहत हो जाएगी, वो सिर्फ 1.5 मिनट की एक नज़्म है, वो आप सुन लेंगे तो वजाहत हो जाएगी इसकी, है ना। इसलिए कि शायर का बुनियादी काम जो है वो उसी तरह से पेश होना चाहिए। अब नस्र में उसकी तौजीहात करें आप तो मैं समझता हूँ वो एक छोटी सी नज़्म है, वो चांद चेहरा सी एक लड़की, वो चांद चेहरा सी एक लड़की मोहब्बतों की मिसाल जैसे, वो चांद चेहरा सी एक लड़की मोहब्बतों की मिसाल जैसे, ज़हीन आँखों में नूर ऐसा, जहन में शायर के जैसे आए, हंसी गज़ल का ख्याल कोई। वो चांद चेहरा सी एक लड़की मोहब्बतों की मिसाल जैसे, ज़हीन आँखों में नूर ऐसा, जहन में शायर के जैसे आए, हंसी गज़ल का ख्याल कोई। वो चांद चेहरा सी एक लड़की, किसी जन्म में वो माँ थी मेरी, वो चांद चेहरा सी एक लड़की, किसी जन्म में वो माँ थी मेरी, किसी जन्म में बहन बनी थी। वो चांद चेहरा सी एक लड़की, किसी जन्म में वो माँ थी मेरी, किसी जन्म में बहन बनी थी, मगर वो अब के बनी है हमदम, तमाम रिश्ते निभा रही है, मुझे भी जीना सिखा रही है, वो चांद चेहरा सी एक लड़की। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी तावील हुई, अच्छी तावील भी, अच्छी तशरीह भी। इसके अलावा आपने और आपकी जो किताबें हैं, जो आपके अदबी तख्लीक़ात हैं, उनका अगर हमें बताएं, जिक्र करें तो अच्छा है। जैसे मेरे 2 तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए शाये हुए हैं, एक मफ़ाहीम के उन्वान से और एक महानी व मतालिब के। तो इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो अदब के हैं, अफ़साने भी के मुतालिक भी है, शायरी के मुतालिक भी है। अब ज़ाहिर सी बात है, सब सेमिनारों वगैरह में जाते हैं आप तो मज़ामीन लिखने होते हैं, लेकिन एक जो इसमें सागर निज़ामी साहब की एक नज़्म थी जो गैर मतबूआ थी, और वो मेरा थोड़ा सा तहक़ीक़ काम इस सिलसिले का हुआ, माजी के उन्वान से। वो एक तो वो तहक़ीक़ काम है, और दूसरा ये काम जो है सागर निज़ामी हयात और कारनामे, ये भी पहला ही मकाला था सागर साहब के ऊपर से, बाद में तो फिर कई और किताबें भी उनके बारे में लिखी गई इस तरह। तो ये कुल मिला के इस तरह 6-7 किताबें आप हुई हैं, और इंशाल्लाह अब राजस्थान में जदीद उर्दू गज़ल, क्योंकि मैं वहाँ गया तो आपको शायद हो कि जदीद गज़ल के जितने शायर वहाँ एक साथ थे राजस्थान में, इतने कहीं और नहीं हुए। राजस्थान में उर्दू के लिए बहुत काम हो रहा है इधर राजस्थान में। हाँ, वो हुआ ये कि मैंने असल में बिल्कुल एक एक्टिविस्ट की तरह वहाँ काम किया, कि जब मैं कोटा गया तो मुझे ये रिपोर्ट मिली कि ये स्टूडेंट तलबा नहीं है यहाँ पर, तो क्या पढ़ाएंगे, कैसे होगा। तो मैंने निशानदेही की उन इलाकों की, उन पॉकेट्स की जहाँ उर्दू वाले थे, और फिर मैं रात को जाता था, एक शब गुजारता था, और फिर वहाँ से तलबा इकट्ठे करने, और फिर उनसे तो पता चला कि अब जब वहाँ कोटा कॉलेज में इम्तहान होता है तो पूरा विंग जो है भर जाता है, 400-500 तलबा। बहुत दूर दूर तक ये बात पहुँच चुकी है, लोग कहते हैं, जिक्र करते हैं। शिनकाफ निज़ाम ने इसका जिक्र किया, वो राही ने जिक्र किया, दूसरे लोग भी कहते हैं कि फारूक बख्शी के आने से एक नए सिरे से, जैसे वो यानी उर्दू दुनिया जो थी वहाँ, वो जैसे सो रही थी, उन्होंने उसको हिला के जगाया है। जी, फारूक बख्शी साहब, आप हमारे साथ रहे, आपके बारे में, ख़ुद अदब के बारे में और उस सरज़मी के ताल्लुक़ से हमने बहुत सारी गुफ्तगू की। यूँ तो गुफ्तगू हमेशा तशना ही रहती है, और किसी और मौके पर फिर आपसे हम मिलेंगे, आपसे बहुत सारी बात करेंगे। फ़िलहाल हम इजाज़त चाहेंगे आपसे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम आपसे बात कर सके, आपसे गुफ्तगू कर सके। और नाज़रीन, हम आपको फ़ारूक बख्शी साहब की एक गज़ल सुनाएंगे साज़ के साथ, और आप भी सुनेंगे, महज़ूज़ होंगे। आपने हमारी इस गुफ्तगू से भी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, महसूस की होंगी। तो फिर फ़िलहाल हम फ़ारूक बख्शी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। इस कारवान शऊर में अगली मुलाकात किसी नए मेहमान के साथ होगी, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। न मस्जिद की तरफ दारों हम न मंदिर के, न मस्जिद के तरफदार
हम तो इंसान हैं, इंसान के परस्तारों में। हम न मंदिर के न मस्जिद के तरफदार। चेहरों की वो बसती कश्मीर, है खुदा फूल से चेहरों की वो बसती कश्मीर। फिर खिला फूल, फिर खिला फूल दहकते हुए अंगारों में। फिर खिला फूल दहकते हुए अंगारों में। हम न मंदिर के न मस्जिद के तरफदारों में। रास्ता देखती आँखों के दिए बुझ भी गए। रास्ता देखती आँखों के दिए बुझ भी गए। कोई रहज़न कोई रोज़न न हुआ रात की दीवारों। हम न मंदिर के न मस्जिद के तरफदारों में, तरफदार।